के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं और शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए उनका जो तौर तरीका है उसके लिए उनकी खूब चर्चा भी होती है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीएमपी ग्राउंड की है, जहां पर घुड़सवारी करते हुए आपको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ नजर आ रहे होंगे। एस सिद्धार्थ रोज कभी जवानों के साथ मैदान में रेस लगाते हैं तो कभी अकेले ही घुड़सवारी करते हुए दिख जाते हैं। सभी लोगों को एसीएस का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। तो हेल्थ फ्रीक डॉक्टर एस सिद्धार्थ कह लीजिए, जो अपने सेहत को लेकर बहुत गंभीर नजर आते हैं। शिक्षा विभाग में बदलाव को लेकर उनकी उतनी ही गंभीरता नजर आती है और यही अंदाज जो है उन्हें दूसरों से अलग करता है और उनकी चर्चा जो है वो की जा रही है और लोगों की तरफ से एस सिद्धार्थ का ये अंदाज पसंद किया जा रहा है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ यहां घुड़सवारी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। बीएमपी ग्राउंड की ये तस्वीर है और लोगों को आईएएस का ये अंदाज जो है वो खूब लुभा रहा है। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर हो हंगामा देखने को मिला। ये हो हंगामा क्यों हुआ जरा वो भी जानते चलिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। शिमला में देखिए देर रात रामकृष्ण आश्रम में जमकर बवाल होता है। यहां सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया और इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों में कई कर्मी भी हैं जिन्हें चोट भी आई है। आश्रम में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा है कि रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की जमीन को लेकर हिमालयन ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन संस्था में विवाद पहले से चल रहा है। कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है। शिमला में ब्रह्म समाज का 2 दिन का अधिवेशन, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद रहे और इसी दौरान पूजा खत्म होने के बाद जब आश्रम के सन्यासियों ने लोगों से मंदिर जाने को कहा तो विवाद बढ़ जाता है और खूब हो हंगामा देखने को मिला। मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है। और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहेगा। और आज भी हम ये चाहते हैं जो हमारे ब्रह्म समाज के जो है ऑल इंडिया लेवल से सारे लोग आए हुए हैं, वो आज और कल जब तक वो वापस नहीं जाते हैं, जब भी वो वहाँ जो है मंदिर में जो है दिन के समय और इस निश्चित समय में जब भी उनको समय लगता है, वो अपने मंदिर में जा करके जो है माथा टेकना चाहते हैं तो उनको जो है लॉ रखा जाए। उनके साथ जो किसी प्रकार का जो है वो ऐसा व्यवहार ना हो जिससे जो हिमाचल प्रदेश की जो है इज्जत जो है अपने आप में जो है खराब हो। और अब बात झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। उस दौरान 37 बच्चों की जान बचाई भी गई थी। 7 नवजात शिशुओं की जान बचाने में जो देवदूत के रूप में सामने आए वो थे यहाँ के डॉक्टर। इन डॉक्टरों की टीम ने वार्ड में फंसे 7 नवजातों को बाहर निकाला। जीरो विजिबिलिटी, जहां पर धुएं की वजह से देखना मुश्किल हो रहा था, दमघोटू धुएं के बीच डॉक्टरों की टीम नवजातों को मौत के मुहाने से बचाकर बाहर निकालती है। आप खुद सुनिए उन्हीं की ज़बानी नवजातों के लिए कैसे देवदूतों ने वहां पर काम किया। हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल खड़ा है और हम हर एक डॉक्टर से बारी बारी से पूछेंगे कि उनका अपना क्या योगदान रहा। डॉक्टर साहब, हम आपका नाम जानना चाहते हैं थोड़ा सा। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, अध्यक्ष जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज झांसी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शुक्रवार की 10:45 पर अचानक जो नवजात शिशु सघन चिकित्सा वार्ड है वहाँ पर आग भड़की, इसके बाद फिर कैसे आप सबके बीच एक सामंजस्य बना, कैसे सूचना मिली और फिर आप लोगों ने फैसला क्या किया? हम लोगों का एक रेजिडेंट का एक कॉमन ग्रुप बना हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, और हर ईयर का एक अलग अलग ग्रुप भी बना हुआ है। तो जैसे ही सूचना मिली हमारे रेजिडेंट ने सूचित किया, क्योंकि मैं खुद पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ ये घटना हुई है। तो मैंने अपने रेजिडेंट को सूचित किया, इन्होंने 7 वालों को दिया, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को सूचित किया। उसके बाद हर डिपार्टमेंट का रेजिडेंट एसएनसीयू पहुँचता है। उसके बाद इन लोग और उसका सारे डिपार्टमेंट के लोग एसएनसीयू के अंदर एंट्री करते हैं। इसमें डॉक्टर हिमांशु थे, डॉक्टर अमित थे, डॉक्टर साजिब थे, डॉक्टर समीम था, डॉक्टर नितिन थे। ये लोग घुसे और इवन हिमांशु की तो कंडीशन ए तक हो गई थी, हिमांशु को हमें 3 घंटे तक ऑक्सीजन देनी पड़ी है।
इतना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना ज़्यादा अंदर धुआं था कि कोई विजिबिलिटी थी ही नहीं अंदर घुसने के लिए। आपका नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, वो हमें मंजर बताइए, जब आप वार्ड के अंदर गए किस तरीके का नज़ारा था, क्या हाल, कितने विकट हालात थे, और क्या लगा कि जब आप अंदर गए लाइफ सेविंग करने के लिए बच्चों की, तो आपके मन में क्या चल रहा था? सिर्फ बस एक यही था कि अगर बच्चे अंदर हैं तो उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जाए। तो जैसे ही खबर मिली हम सब लोग एक जगह तुरंत वहाँ भाग कर पहुँचे और फिर अंदर घुसने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा धुआं था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, कुछ दिख नहीं पा रहा था, 1 फीट तक आप देख नहीं पा रहे थे। तो नीचे बैठ कर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर आ जाती है, तो नीचे बैठ कर आगे घुसे। एक मफलर लिया हुआ था जिसको पानी में भिगाकर नाक मुंह पे रखा था ताकि ज़्यादा धुआं अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी जा तो रहा ही था। आगे चलते गए और एक वहाँ पे बाल्टियों से पानी से आग बुझाई और जितना वहाँ पे गर्मी का माहौल था उसको पानी डाल के ठंडा किया। आगे जाके फिर जितने भी बच्चे थे उन लोगों को 6-7 बच्चों को हम लोगों ने गंभीर स्थिति से उठाकर फिर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। और अगली खबर दिल्ली से, जहां के घिरवा इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। 30 दमकल की गाड़ियों ने हालांकि इस आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर घिरवा इलाके में फैक्ट्री में आग लगी। और राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, जो सूचना इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन घिरवा इलाके में इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद नुकसान की बात जरूर कही जा रही है। तो देखिए, दिल्ली का ये घिरवा इलाका, और अचानक से इस फैक्ट्री में आग लगती है और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। 30 दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और तब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगली खबर बिहार के पटना से, जहां पर एनएमसीएच में युवक की आंख निकालने के मामले पर अब प्रशासन जो है ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। परिजनों का यह आरोप है कि युवक जब यहां इलाज कराने के लिए पहुंचा था तब उसकी आंख को निकाल लिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से अब बयान आया है। स्थानीय थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। डॉक्टर की टीम अब इंटरनल जांच भी कर रही है। चूहे या फिर तस्करी, दोनों ही एंगल पर इस वक्त जांच जो है वो की जाती हुई। जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, पटना सिटी का ये बड़ा अस्पताल एनएमसीएच, जहां पर एक मृत युवक की आंख निकाले जाने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया। नाराज परिजनों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि यहां जब युवक पहुंचा था उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद कहीं ना कहीं दबाव में उसके आंख को भी निकाला गया। आरोप परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है। एनएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में गोली लगने के बाद युवक को लाया गया था, जहां उसकी मौत हुई। हंगामे के बाद अब इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है और अब इसे लेकर एक टीम भी बनाई गई है। एक इंटरनल डॉक्टरों की टीम भी इस पर काम करती हुई और जांच कर रही है। रूम पर से जाके देखते हैं तो आँख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आँख नहीं है कैसे। वहाँ फिर बोला कि जाइए अनाथी में, पता सरकारी में, वहाँ भी गए, वहाँ बैठेले रह गए। पूरे आदमी के समझा लेंगे उसके बाद वो कहेंगे। प्रथम दृष्टि हम जो देखे हैं उसके बाद आँख तो निकाला दिख रहा है। डॉक्टर के द्वारा एक टीम का भी विजिट किया गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि हो सकता है कि चूहा के द्वारा आँख का कत्ल किया गया है। इन परिजनों का जो आरोप है चिकित्सकों पर और नर्स और यहाँ के विभाग प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। संबंध में हम लोग को बोले हैं कि अगर उनको लगता है कि इनके द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें आवेदन से हम लोग जो कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। तो एनएमसीएच में युवक की आंख निकाले जाने के मामले पर जहां एक तरफ प्रशासन गंभीर हुआ है तो वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज होती हुई नजर आती है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से इसे संवेदनशील बताया गया है। एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है और सबसे दुखद पहलू ये है कि जो मृत है उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका आंख निकाल लिया गया। अब वहाँ के प्रशासक कह रहे हैं कि आंख चूहा खा लिया। ये बिहार की एनडीए सरकार में हो क्या रहा है। कभी कहा जा रहा है कि चूहा बांध कुतर दिया, कभी कहा जा रहा है चूहा शराब पी लिया, अब कहा जा रहा है कि मृत लोगों का आंख चूहा खा लिया। तो ये सरकार में हो क्या रहा है, ये तो गंभीर विषय है। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मंत्री रत्नेश सदा के बयान से जुड़ी हुई मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा, और उनकी तरफ से कहा गया है कि शराबबंदी में शामिल लोगों के ऊपर सीए लगाया जाएगा। साथ ही साथ शराब के धंधे में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त तक किया जाएगा। कानून लागू करने को लेकर अब जानकारी जो है वो ली जा रही है। हाईकोर्ट की शराबबंदी पर सख्त टिप्पणी पर अब सरकार जो है वो बचाव की मुद्रा में आ गई है। शराबबंदी के बाद माहौल में काफी बदलाव आया है, ये कहा जा रहा है। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान देंगे और इसमें सुधार भी किया जाएगा। पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर सरकार शराबबंदी पर बहुत सख्त है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। इसलिए कि पहले तो हम लोग उसके डर से छुपते थे, अब शराबबंदी कानून के डर से वह सोचता है कि कहीं आया है अच्छे लोग, कहीं मेरा। तो ये फैसला तो आपने अच्छा किया सर, लेकिन अब हाईकोर्ट को अगर इस पर टिप्पणी करनी पड़ी तो मामला तो गंभीर हो जाएगा ना। हम देख रहे हैं इसको। इससे पहले सिवान में जो संलिप्त था उसको तुरंत सस्पेंड किया गया है। तो वहीं सिवान में जहरीली शराब कांड को लेकर के भी मंत्री रत्नेश सदा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए ये घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं का होना दुखद है, लेकिन इसमें अब कार्रवाई जो है वो अधिकारियों पर भी की जाएगी। और ऐसे में अब कार्रवाई जो है स्थानीय स्तर से लेकर उन तमाम अधिकारियों तक पहुंच रही है जो जिम्मेदार होने चाहिए थे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। और इसीलिए अब ये कार्रवाई और कह लीजिए एक तरीके से गाज जो है अधिकारियों पर भी टूटती हुई। वह व्यक्ति जब दुर्गा पूजा में घटना हुआ था, 26 आदमी का 27 आदमी का जान लिया था और वह फरार चल रहा था। और जहरीली मिथनॉल जो था उसको ही गाड़ के रख दिया था छुपा करके। और जब ये देखा कि मामला शांत हो गया तो लौट के आया, जहाँ पर ही गाड़ के रखा था उस जहरीली शराब को उखाड़ करके फिर पुनः जितने भी लोग परेशान हुए हैं, जो मरे हैं 2 आदमी, रोशनी चली गई, सब मिल करके पार्टी मनाया, पिया, लेकिन कर्म का फल मिलेगा। कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। कर्म का फल जो मिलेगा और एक्शन कल तो वहाँ जो प्रभारी एक्साइज इंस्पेक्टर उसको तो हटा दिए और आज नया एक्साइज सुपरिटेंडेंट को नियुक्त करके वहाँ भेज रहे हैं। और अगली खबर सीमांचल किशनगंज से। जी हां, किशनगंज का इलाका जहां पर शराब को लेकर उत्पाद विभाग की टीम जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक्शन मोड इसलिए भी क्योंकि देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुदूर और दूर इलाकों तक पहुंचकर ड्रोन की मदद से जमीन के अंदर चल रहे शराब के धंधों को यहां पर पहचान कर उसके बाद उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जाती हुई। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जैसे जमीन में बने गड्ढे में छिपाकर देसी शराब जो रखी गई थी उसे नष्ट किया गया। शराब तस्करों में इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर बक्सर की, जहां पर नागपुर गंगा घाट की अगर बात करें तो वहां नगपुरा गंगा घाट पर धर्मांतरण का जिस तरीके से रंग नजर आया, उसके बाद तमाम सियासी बयानबाजियां भी चली, इस पर कार्रवाई की मांग की गई, लोगों को पकड़ा गया और हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा जिसमें सेमरी प्रखंड कार्यालय के बगल में ही चर्च में इसकी रणनीति बनाई गई थी। और अगली जिस तरीके से तस्वीर आप इस वक्त 2 तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे कि गंगा घाट पर धर्म का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। लोगों के, हालांकि स्थानीय जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद इस मामले का खुलासा होता है। चर्च में ताला लगाकर अब पादरी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि जब रणनीति सिमरी प्रखंड कार्यालय के बगल में चर्च में बनाई जा रही थी, अमली जामा पहनाने के लिए दियारा के सुनसान इलाके को चुना जाता है ताकि किसी को इसकी भनक न लगे, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी मिल जाती है। न्यूज़ 18 की टीम जब चर्च तक पहुंची तो वहां पर ताला लगाया गया था। चर्च के
को देखिए कैसे यहाँ पर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए जरूर आपको दिख जाएंगे। न्यूज़ 18 के कैमरे पर हालांकि लोगों ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर माना कि लालच और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लोगों की माने तो हर रविवार यहाँ दर्जनों गाड़ियां आती हैं जिन पर सैकड़ों लोगों को ले जाया जाता है और संभवतः प्रार्थना के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये जो हम लोग का घाट है, बांध के उस साइड जो है वो सिर्फ खेत ही है, उधर कोई किसी घर भी नहीं है। बहुत कम ही लोग जो खेत करते हैं वो लोग जाते हैं, और वो जहाँ कर रहे थे वो ऐसा जहाँ लोग दूर से देख भी नहीं पाते हैं, तो साइड से वो मुझ लगा हुआ है चारों तरफ से, तो घिरा हुआ टाइप का जगह। हाँ, बस लेके गए थे। देखिए जाहिर सी बात है कि घाट पे अगर बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं तो कोई ना कोई अपना कोई कगन छुड़ाता है, कोई तनाव करने जाता है, तो ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर उसमें एक पादरी दिख जाए आपको तो आपको शक होगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना इसका हुआ 1951 में। मिस मेबल सेल्डिन मेथोडिस्ट चर्च ये कहलाता है नाम से। अभी इसका नाम खत्म हो गया है और हम लोग भी इस स्कूल से पढ़े हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट पे ये लोग बाइबल पकड़ाते थे। धर्मांतरण के छोटे छोटे तरीके भी नहीं छोड़ते थे। ये लोग भरसक प्रयास में रहते थे कि कैसे भी करके धर्मांतरण करवा। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर लोगों से धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं उस पूरी घटना को इसी चर्च से अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरी प्रखंड के उसी चर्च में, जहां की देखिए यहाँ ताला बंद है मुख्य दरवाजे पर और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण उन लोगों से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो हर शनिवार को यहाँ लोगों का जुटान होता है, यहाँ प्रार्थना होता है और इस गंगा घाट पर हुए कांड को भी यहीं से अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, इस मामले में प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोग दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 सिमरी बक्सर। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आपको पता है मैं तो बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में कमी आने से अब लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। जिले में कोहरा छाया हुआ और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। कई जिलों में AQI लेवल की अगर बात करें तो ये इसका स्तर 250 के पार जा पहुंचा है और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ठंड के साथ ही प्रदूषण की दोहरी मार से आप सभी बचें और इसके लिए एहतियात जरूर बरतें। तो बिहार में अब लोगों को ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 19 नवंबर से तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी और इसी के साथ ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगी। आज भी पटना में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। धूप पूरी तरह खुलकर लोगों को अब दिख नहीं रही, उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। मौसम शुष्क होने की वजह से वायु प्रदूषण का असर भी बढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब मौसम में परिवर्तन दिखने लगा है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई दूसरा जिला, लोगों को सुबह में अब ठंड का एहसास जो है वो होने लगा है। पटना के इस मौसम केंद्र विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के बाद यानी 19 नवंबर से राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जाएगी। यानी 19 नवंबर से ठंड राज्य के लगभग सभी जिलों में दस्तक दे देगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया में 1 या 2 स्थानों पर आज से कल तक अति घना कोहरा छाया रहेगा। आज सुबह से राजधानी पटना के अगर मौसम की आप बात कर लें तो देखिए भगवान भास्कर जो है
अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, भगवान भास्कर जो है वो पूरी तरीके से नहीं उदित हुए हैं और जो धुंध है उससे लग रहा है कि अब ठंड जो है धीरे धीरे अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रही है। तो 1-2 दिनों के बाद पूरी तरीके से मौसम जो है वो बदलेगा और लोगों को वाकई में ठंड जो है अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देगा। एक और बात है कि जिस तरीके से हवा में धूल कण फैला हुआ है, राजधानी पटना हो या कोई जिला, तो वैसे में वायु प्रदूषण जो है वो भी बढ़ गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार की अगर बात करें तो हाजीपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा पूरे बिहार में। राजधानी पटना में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। मौसम शुष्क होना भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ती दिखती है। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह से हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है। जिले में AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में हवा की स्थिति गंभीर नजर आती है। DM ऑफिस हो, कचहरी चौक हो, मायागंज में AQI लेवल 290 के पार दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जिले में एक सप्ताह से हवा गंभीर स्थिति में बनी हुई है। वहीं अगर हम AQI लेवल की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंच गया है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं आज अगर हम बात करें तो शहर के कई इलाके, मायागंज में 292, DM ऑफिस में 283 सहित कई ऐसे इलाके हैं शहरी क्षेत्र के जहां हवा की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। लगातार जो है जिले में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ऐसे में ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ठंड बढ़ने से जहां लोगों पर इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, तो वहीं जिस तरह से लगातार जिले में हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है, तो साफ तौर पर इसका जो प्रभाव है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बता दें कि भागलपुर में लगातार एक सप्ताह से जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI लेवल की बात करें तो एक सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंचा हुआ है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं मुजफ्फरपुर में ठंड के आगमन के साथ ही प्रदूषण का असर जो है वो तेजी से बढ़ता दिख रहा है। मौसम में आए बदलाव और ठंड तो बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में कमी आने से अब लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। जिले में कोहरा छाया हुआ और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। कई जिलों में AQI लेवल की अगर बात करें तो ये इसका असर 250 के पार जा पहुंचा है और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ठंड के साथ ही प्रदूषण की दोहरी मार से आप सभी बचें और इसके लिए एहतियात जरूर बरतें। तो बिहार में अब लोगों को ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 19 नवंबर से तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी और इसी के साथ ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगी। आज भी पटना में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। धूप पूरी तरह खुलकर लोगों को अब दिख नहीं रही, उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। मौसम शुष्क होने की वजह से वायु प्रदूषण का असर भी बढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब मौसम में परिवर्तन दिखने लगा है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई दूसरा जिला, लोगों को सुबह में अब ठंड का एहसास जो है वो होने लगा है। पटना के इस मौसम केंद्र विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के बाद यानी 19 नवंबर से राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा
रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जाएगी। यानी 19 नवंबर से ठंड राज्य के लगभग सभी जिलों में दस्तक दे देगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया में 1 या 2 स्थानों पर आज से कल तक अति घना कोहरा छाया रहेगा। आज सुबह से राजधानी पटना के अगर मौसम की आप बात कर लें तो देखिए भगवान भास्कर जो है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, भगवान भास्कर जो है वो पूरी तरीके से नहीं उदित हुए हैं और जो धुंध है उससे लग रहा है कि अब ठंड जो है धीरे धीरे अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रही है। तो 1-2 दिनों के बाद पूरी तरीके से मौसम जो है वो बदलेगा और लोगों को वाकई में ठंड जो है अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देगा। एक और बात है कि जिस तरीके से हवा में धूल कण फैला हुआ है, राजधानी पटना हो या कोई जिला, तो वैसे में वायु प्रदूषण जो है वो भी बढ़ गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार की अगर बात करें तो हाजीपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा पूरे बिहार में। राजधानी पटना में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। मौसम शुष्क होना भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ती दिखती है। भागलपुर में पिछले 1 सप्ताह से हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है। जिले में AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में हवा की स्थिति गंभीर नजर आती है। DM ऑफिस हो, कचहरी चौक हो, मायागंज में AQI लेवल 290 के पार दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जिले में 1 सप्ताह से हवा गंभीर स्थिति में बनी हुई है। वहीं अगर हम AQI लेवल की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंच गया है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं आज अगर हम बात करें तो शहर के कई इलाके, मायागंज में 292 और DM ऑफिस में 283 सहित कई ऐसे इलाके हैं शहरी क्षेत्र के जहां हवा की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। लगातार जो है जिले में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ऐसे में ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ठंड बढ़ने से जहां लोगों पर इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, तो वहीं जिस तरह से लगातार जिले में हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है, तो साफ तौर पर इसका जो प्रभाव है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बता दें कि भागलपुर में लगातार 1 सप्ताह से जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI लेवल की बात करें तो 1 सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंचा हुआ है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में। आकर्षक निखार